सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। वो है जो पिछले सप्ताह में जो भी कुछ हुआ, प्रोटेस्ट हुए, जनता सड़कों पर आई, मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। बहुतों के कमेंट आए, बहुतों ने अपनी सीख दी, अपनी राय दी उन प्रोटेस्ट की वीडियोस पर, और कईयों ने मुझे जज भी करा, ठीक है। तो आज ये सब कुछ क्लियर करने आया हूँ मैं। जो भी जजमेंट्स हुए मेरे ऊपर, जो भी एक पर्सपेक्टिव बन रहा है तुम्हारे मन में मेरे लिए, उन सबको क्लियर करने आया हूँ। देखो, तो शुरुआत होती है 20 जुलाई, ठीक है। मैंने पहली वीडियो डाली थी अपनी, शायद 19 जुलाई के आसपास डाली थी। तो वो मेरी पहली वीडियो थी जब सोनम वांगचुक को वो उठा के लेकर गए थे। पहली वीडियो मेरी, वो पहली वीडियो सीजेपी के सपोर्ट में नहीं थी, ठीक है। कईयों ने इसको भी गलत ले लिया। मैंने उस वीडियो में बात करी थी कि देखो, डिक्टेटरशिप सरकार आने वाली है। मैंने उस वीडियो में थोड़ा सरकार को डिक्टेटर के नज़रिए से दिखाया। सोनम वांगचुक को जिस तरह उठा के लेके गए थे, है ना, बिना उनकी कुछ परमिशन के और बिना उनसे कुछ बातचीत करे आए और ऐसे उठा कर लेकर गए जैसे लाश उठा के लेके जा रहे हो अपने चार कंधों पर, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बात करी थी कि सरकार देखो अपनी मर्जी से ये क्या क्या कर रही है, और अगर लेके जाना था सोनम वांगचुक को तो फिर देखो एक तरीका होता है। मान ली ऑर्डर आया तो फिर सोनम वांगचुक के पास आते आप, है ना, उनसे बातचीत करते कि भाई देखो ऐसे ऐसे ऊपर से ऑर्डर आया है, तो हमको आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक रूल है और इसके मुताबिक आपको हॉस्पिटल देखो लेके जाने पड़ेगा, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम ये लगा लो मैंडेटरी स्टेप है। तो ये एक बातचीत करने का तरीका होता है। ये क्या मतलब है, आए और ऐसे पैक वैक करा उसमें और उठा के लेकर चले गए। मतलब कि ये तो सामाजिक व्यवहार का उल्लंघन हुआ ना, कि भाई तुम एक आदमी को ऐसे कैसे उठा के लेके जा सकते हो, ठीक है, और वो भी इतनी भारी भड़कम भीड़ में से तुम लोगों को ऐसे हटाने लग रहे हो, उनको मार रहे हो। ये तो गलत बात है, ठीक है। वहाँ पे वो मुझे कुछ गलत लगा तो इसलिए मैंने अपने वो वीडियो बनाई, ठीक है। पहली चीज़, सीजेपी का सपोर्ट मैंने पहले दिन से नहीं करा, ठीक है। मैं सीजेपी का सपोर्ट आज भी नहीं करता, ना पहले करता हूँ। मैंने वीडियोस बनाई स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर आप मानो चाहे ना मानो, उनको उन स्टूडेंट्स को टेररिस्ट का दर्जा दिया गया, ठीक है, कि भाई ये तो आतंकवादी है। उन स्टूडेंट्स के ऊपर पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस लगे। भाई देखो, उस प्रोटेस्ट में अगर 100% लोग आए थे ना, तो अगर उसमें 10% भी स्टूडेंट्स थे, वैसे 10% नहीं थे, लगभग 60% स्टूडेंट मान के चलो आप उस प्रोटेस्ट में थे। आप इनकार नहीं कर सकते इस बात को, उसमें थे 60% स्टूडेंट थे, ठीक है। तो मैंने उन स्टूडेंट्स के ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश करी ताकि जनता जागरूक हो सके, उनको जो वो चाहते हैं वो एटलीस्ट मिल जाए। क्योंकि देखो, पहली बार यूथ ने प्रोटेस्ट करा है किसी चीज़ के लिए, उनको कुछ लग रहा है कि भाई उनको न्याय ढंग से नहीं मिला या फिर ये चीज़ करने से उनको न्याय मिलेगा, तो कर दो ना यार, इसमें सोचना क्या। और गलती थी तो थी धर्मेंद्र प्रधान की, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर है वो, और उसको अकाउंटेबिलिटी तो देखो लेनी पड़ेगी। उसने जो भी कुछ गलत हुआ, 10 साल में 150 पेपर लीक हुए हैं, आम बात नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो देखो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है कि भाई उनका इस्तीफा हुआ था। क्योंकि बात ये नहीं है कि पेपर लीक कभी नहीं हुए, लेकिन उनके राज में 150 पेपर लीक हुए 10 साल में, तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि उनको अच्छे से चलाना नहीं आ रहा सिस्टम। तो इसलिए मैंने वो आवाज़ उठाई अपनी। फिर लोग आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अपने अपने जजमेंट्स दे रहे हैं मेरे ऊपर, अपने अपने राय दे रहे हैं। चलो ठीक है भाई, मानते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं हो सकते। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, आपके कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज़, कमेंट कैसे कैसे मार रहे हैं, फिर जज कैसे कैसे कर रहे हैं मेरे को। एक आके कह रहा है कि भाई तू सीजेपी सपोर्टर है, मत कर, उन सीजेपी को सपोर्ट मत कर, बहुत ही बेकार लोग हैं वो, और वो तो देश के खिलाफ बोलते हैं, ये है वो है। अरे भाई, तू वीडियो ढंग से देखता है नहीं देखता क्या? ऐसे मुँह ढाके के चला जाता है, मतलब जो मुँह में आता है वही लिगाड़ देते हो क्या तुम? सोच समझ के बोला करो। आज भी वीडियो सारी की सारी ऐसे कैसे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पड़ी है। आप में से किसी में भी दम हो ना, एक वीडियो चुनो और उसको मेरे पास भेजो और उसमें बताओ कि भाई यहाँ पे मैंने सीजेपी का सपोर्ट करा। भाई नहीं करा भाई, मैं सीजेपी का सपोर्ट, ठीक है, और मैं करता भी नहीं हूँ। जो देशद्रोही है उनको लात मारो, उनको थप्पड़ मारो, उनको देश से बाहर निकालो। ये हमने सीजेपी का सपोर्ट नहीं करा, ये हमने स्टूडेंट्स का सपोर्ट करा है, ठीक है। इस बात को पहले तो अपने दिमाग में डालो। दूसरी चीज़, अब और क्या कमेंट आ रहे हैं, भाई तू तो जय भीम का नारा लगा रहा है, तू तो अपने एक वीडियो में बोलता है कि रिलीजन फ्री पार्टी होनी चाहिए, पर तू खुद अपने कैप्शन में लिख रहा है कि जय भीम जय भीम। तो खुद ही मतलब ये तो एक आयरनी हो गई ना कि भाई तो वीडियो में ये बोल रहा है और खुद ही जय भीम लिख रहा है कैप्शन में। देखो, पहली बात तो जो जय भीम का नारा है ये किसी कास्ट रिलेटेड नहीं है। ये आप नहीं बोलते तो इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं बोलता। ये एक क्रांतिकारी नारा है जो कि दर्शाता है कि अगर एक आदमी चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है।
एक आदमी चाहे तो एक ऐसे सिस्टम से उठकर जहाँ पर उनका शोषण होता था या फिर जहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उस सिस्टम से उठकर एक इतने बड़े देश का संविधान बनाना और उस संविधान में सबको इक्वल राइट्स देना, तो ये उस समय की क्रांति थी। उस समय से पहले जो स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, जो दलितों पर अत्याचार होते थे, या फिर लेबर लॉ निकाला उन्होंने, जो मजदूरों पर अत्याचार होते थे, मनुस्मृति जैसी समाज विनाशक किताब को उन्होंने जलाया, तो ये सब उस समय की क्रांति थी। उन्होंने इतने बड़े बड़े बदलाव करे, वो भी किसके दम पर? अपने बलबूते के दम पर। वो उन्होंने किसी का साथ नहीं मांगा उस समय पर, जो भी किया उन्होंने वो अपने बलबूते पर किया। तो इससे ये पता लगता है कि अगर एक आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। एक आदमी चाहे तो देश में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, बहुत सारी क्रांति कर सकता है। तो इसलिए जय भीम का नारा बोला जाता है, ताकि लोगों में मनोबल आए और उनका आत्मविश्वास बढ़े कि अगर वो एक आदमी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है कि लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, और इसीलिए ये जय भीम का नारा लगता है। तो प्लीज़ इसे किसी कास्ट रिलीजन से रिलेट कर मत देखो, ठीक है। अब तीसरी बात जो आती है यहाँ पर, इसी बीच मुझे किसी के मुंह से सुनने को मिली ये बात कि भाई तुम जय भीम बोल रहे हो, तुम जय श्री राम क्यों नहीं बोलते। देखो, पहली बात तो तुम्हारा जो माइंड सेट है बहुत ही नैरो माइंड सेट है। मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, खुद मैं जय श्री राम बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय भोलेनाथ बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर स्लोगन अपनी परिस्थिति के अनुसार बोला जाता है। अब मान लो कि लड़ाई हो गई सरहद पर, मतलब बॉर्डर पर लड़ाई हो गई, मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, तो वहाँ पर मैं ये थोड़ी कि जय भीम बंदूक चलाऊँ वहाँ पर जाकर जय भीम बोल के, नहीं, वहाँ पर एक नारा आएगा, भारत माता की जय, ऐसे, ठीक है, अपने पूरे जोश में, ताकि जोश आए लोगों में। अब जय भीम का नारा कोई लड़ाई से रिलेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो अम्बेडकर जी थे वो नॉन वायलेंट मतलब नेचर के थे। उन्होंने कभी लड़ाई नहीं करी अपनी ज़िंदगी के, भाई वो तो एक तरफ फौज लेके जा रहे हैं अपनी पूरी, और जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उन लोगों को मारने जा रहे हैं, वो जो अत्याचार कर रहे हैं, नहीं भाई, वो नॉन वायलेंट नेचर के थे। तो जय भीम का नारा हम ऐसी जगह यूज ही नहीं कर सकते जहाँ पर लड़ाई झगड़े हों, पहली बात। लेकिन अगर हम चाहें तो जय श्री राम का नारा वहाँ पर यूज कर सकते हैं, भारत माता की जय वहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या? क्योंकि हमें दूसरों की छाती को चीरना है ऐसे, ठीक है। जैसे श्री राम ने जाकर रावण के लंका में पूरी आग लगा दी थी ना, बुराई पर अच्छाई की जीत करी थी, तो ऐसे ही वो बॉर्डर पर वो चीज काम आती है। वहां पर अगर तुम जय श्री राम के नारे लगाओगे, अगर तुम भारत माता की जय नारे लगाओगे, तो वहां पर देखो वहां पर चलता है। लेकिन अगर कोई क्रांति करनी है तुम्हें, तो क्रांति में कोई ऐसा नारा लेके आना पड़ेगा ताकि लोगों में आत्मविश्वास बढ़े कि हाँ भाई, पहले भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर जो उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को, उनके ऊपर हो रहे शोषण को, उन जो भी अनजस्टिस उनके साथ हुआ था, उनको उन्होंने मिटाने की कोशिश करी और वो मिटा भी पाए, ठीक है। तो इसलिए जय भीम का नारा एक क्रांतिकारी नारा है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम जय श्री राम नहीं बोल रहे तो हमारे दिल में जय श्री राम नहीं है। तुम्हें सच से बताऊं, जितने तुम भक्त नहीं हो ना, जितने तुम कभी इस जिंदगी में भक्त हो नहीं पाए किसी भगवान के, तुम एक बार मेरे पास्ट का टाइम जाकर देखना। एक समय था जब मैं कॉलेज में जाता था, हमेशा वैष्णवी टीका होता था। सिंपल टीका नहीं, ऐसे वाला टीका नहीं, पूरा देखो ऐसे वैष्णवी वाला टीका, श्री कृष्ण भगवान का टीका, ये टीका लगा लगा जाता था। तुम्हारे जो ये तुम धर्म के रक्षक बनते फिर हो, तुम में से किसी में भी दम है जो ऐसा टीका लगा के जाए, तुम्हें शर्म आएगी, ठीक है। मुझे पता है ना तुम्हें शर्म आएगी। ऐसा टीका कोई लगा लेगा, वैष्णवी टीका लगाने में गट्स चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारे ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई अरे क्यों लगाता है भाई तू ये, अरे बड़ा भक्त बन रहा है, ये फलान ठिकाना, उसके लिए भी गट्स चाहिए। और जो ये आ रहे हैं ना कि वो जय श्री राम क्यों नहीं बोलता, जय श्री राम क्यों नहीं बोलता, मैं कह रहा भाई तुम लगा के घूम के दिखाओ ना वैसे टीका यार, है, तुम लगा के घूम के दिखाओ। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हें बोलने के हो, तुम्हें धर्म का अध्याय भी नहीं पढ़ा ना, तो तुमने धर्म की कोई किताबें पढ़ रखी होगी। जब मैं 9th क्लास में था ना, श्रीमद् भागवत गीता और श्री भगवत गीता दोनों किताब पढ़ के खत्म कर दी थी, A to Z, पहले पन्ने से लेकर लास्ट पन्ने तक दोनों किताब, ठीक है, 9th क्लास में। और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, हैं, पहले अपने अंदर झांको, उसके बाद यहाँ पे ज्ञान देना। जिस स्थिति में तुम अब हो ना कि भाई हमको धर्म रक्षा करनी है, भाई ये स्थिति मैं 5 साल पहले छोड़ के आ गया अपनी, ठीक है। तुम अगर विश्वास नहीं करते ना इस चीज के ऊपर, तो देखो अभी भी मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले जैसे मैं वो वीडियोस अपलोड कर रहा था, तो फिर मेरे एक दोस्त थे उस टाइम पर जो मेरे क्लास में पढ़ती थी, ठीक है। तो फिर उसको सारी पता है कि भाई मैं कितना कट्टरवाद, कितना कट्टर हिंदू था और कितना कट्टर बीजेपी सपोर्टर था उस टाइम पे। तो उसने जैसे मेरी वीडियोस देखी कल परसों, तो उसने देखा कि भाई मैं तो जो पहले मेरा माइंड सेट था उससे बिल्कुल अपोजिट वीडियो डाल रहा हूँ, ये कैसे हो गया।
तो उसने बकायदा मेरे पास मैसेज करा। मैं यहाँ पे 5-10 सेकंड पोज लेता हूँ और ध्यान से पढ़ो और डेट देखो इसकी, कब ये मैसेज आए और कब मैंने रिप्लाई करा और क्या रिप्लाई करा मैंने और क्या मैसेज आए। एक बार इसको ध्यान से पढ़ो प्लीज। पढ़ लिए? मैं कह रहा तुम मेरे जूते के बराबर नहीं हो धर्म के मामले में। सिर्फ ये धर्म रक्षक कैंट से कोई धर्म रक्षक नहीं हो जाता। एक साइड तुम अपने आप को कहते हो कि भाई मैं धर्म रक्षक हूँ, एक साइड तुम मांस खाते हो, ऐसे धर्म रक्षक हो तुम। मतलब एक नीच आदमी की भी हद होती है, पर तुमने वो हद भी क्रॉस कर दी। तुम जैसे लोग मुझे ज्ञान नहीं दे सकते, इस बात को ध्यान रख लो, ठीक है। अब चौथी चीज इसी वीडियो से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने बोला था कि भाई रिलीजन फ्री पार्टी होनी चाहिए। तुम अनपढ़ हो, अनपढ़ गवार, मैंने बोला रिलीजन फ्री पार्टी। अब मेरे दोस्त मुझे आके बोल रहे हैं कि भाई अगर देश से रिलीजन मिट जाएगा, समीर तो कैसी बात कर रहा है, ये है वो है। अबे मूर्ख हो, देश से रिलीजन की बात मिटाने की बात नहीं हो रही। रखो तुम रिलीजन रखो, बात हो रही है कि जो सरकार होगी वो रिलीजन पे डिबेट नहीं करे, मतलब कि जो वो काम करे ना उसके हिसाब से उनको वोट दो। ऐसे नहीं है कि भाई ये हमारे धर्म को सपोर्ट करे तो अंधाधुन इन्हीं को ही वोट दो। ऐसा नहीं कि भाई जितना उन्होंने काम करा है उसके हिसाब से उनको वोट देनी चाहिए। ये बोला था मैंने उस वीडियो में, ना कि ये बोला था कि भाई रिलीजन फ्री कंट्री नहीं बोला मैंने, रिलीजन फ्री पार्टी बोला। तुम पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं और ज्ञान पेलने आ जाते हो, हद होती है भाई एक चीज़ की, ठीक है। पांचवी चीज़ देखो, अगर आपको नहीं पता तो आई एम वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, मतलब कि मैं बहुत ही दयालु हूँ भाई। मुझे अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी के ऊपर अनजस्टिस हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा भाई, उसको सपोर्ट करूंगा। और ये मेरा ओपिनियन है, आप इसमें 1% भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि ये देश हिंदुस्तान ही रहे, और हिंदुस्तान जब रहेगा जब हम सब मिलकर रहेंगे। तिरंगे में कितने कलर होते हैं पता है? केसरिया, सफ़ेद, हरा, 3 रंग होते हैं? नहीं, 4 रंग भी होते हैं, एक बीच में ब्लू रंग भी होता है, ठीक है। तो ये 4 रंग होते हैं तिरंगे में। केसरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? हिंदू धर्म को, और सिख धर्म लगा लो, बुद्धिज्म लगा लो, ठीक है, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? जैनिज्म को लगा लो, क्रिश्चियंस को लगा लो। और जो ग्रीन रंग है वो मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्लू रंग है वो अम्बेडकर राइट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तिरंगा जब कंप्लीट होगा जब ये सारे रंग, ये सारे धर्म के लोग, ये सारे लोग एक साथ रहेंगे, तभी ये हिंदुस्तान बनेगा, तभी ये तिरंगा रहेगा। अगर इनमें से किसी एक कम्युनिटी को तुम चाहते हो कि वो देश से बाहर निकाली जाए, तो फिर हमारा देश नहीं रहेगा, और हमें हिंदुस्तान चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट बात पर, वो है रिजर्वेशन। तो ये पहली बात तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, और बीते कुछ दिनों में, ये लगा लो बीते 3-4 दिनों में 2 लोगों के साथ मेरी इस बात पर डिबेट हो चुकी है कि रिजर्वेशन सही है या फिर नहीं है। पहली बात तो चलो पहले तो एक ओबीसी वाले बंदे को निपटाते हैं, जो मेरे डीएम में आया था और कह रहा था कि भाई आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, आप क्या मानते हो कि भाई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ठीक है या फिर नहीं है। तो देखो भाई, देख, पहली बात तो खुद ओबीसी से है, तो खुद रिजर्वेशन लेता है, तो फिर तू कैसे इस पे सवाल उठा सकता है? पहले तो खुद तो देख, पहले तो खुद तो रोक इस चीज़ को, पहले अपने समाज को सुधार, फिर बाद में हमारे समाज पे ही हो, ठीक है। दूसरी चीज़, जनरल कैटेगरी वाले से डिबेट हुई थी मेरी, तो वो कह रहा है कि भाई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटना चाहिए और मेरिट बेस पर क्वालिफाई करने चाहिए, ठीक है। भाई पहली बात तो ये बता, मान ले कि तेरे बुखार हो गया, ठीक है, डॉक्टर ने तुझे दवाई दी, 4 खुराक दी दवाई, अगर तेरी वो बीमारी ठीक नहीं होती है, तेरा बुखार ठीक नहीं होता है, तो तू दोबारा दवाई लेने जाएगा या फिर नहीं जाएगा? दवाई लेने जाएगा ना। और चलो मान ले खत्म हो गई, मान लो 4 खुराक से पहले तेरी वो बीमारी खत्म हो गई 2 खुराक में, तो तू बाकी की 2 दवाई लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा, ऑब्वियसली बात है। और तीसरी बात, उस बीमारी को खत्म करेगा या उस दवाई को खत्म करेगा? ऐसे सेम रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है भाई। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बीमारी है, उसकी रेमेडी, उसकी तो दवाई है वो है रिजर्वेशन। तो तू पहले रिजर्वेशन पे सवाल क्यों उठा रहा है? पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे सवाल उठाना, तो कास्टिज्म पे सवाल उठा, पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर, उसके बाद रिजर्वेशन पे आइयो। पहले बीमारी खत्म करनी पड़ती है, पढ़े लिखे गवार। तुम आ तो बड़े जल्दी जाते हो, रिजर्वेशन। तुम खुद देखते हो तुम कितना रिजर्वेशन लेते हो। मंदिर में तू एक मंदिर बता दे जिसमें दलित हो, तू एक मंदिर बता दे जिसमें जो पादरी हो वो फीमेल हो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को पिछले 3000 साल से जो 100% रिजर्वेशन मिलता आया है, वो उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? किसी एक कास्ट को 3000 साल से वंचित रखा है तुमने पढ़ाई लिखाई से, और वो सिर्फ रिजर्वेशन के बाद, ठीक है, वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बाद लगभग ला लो 65-70 साल के अंदर
वो तुम्हारे बराबर आके बैठ गए तो फिर कमी किस में है? तुम में है, उनमें नहीं। देखो रिजर्वेशन तुम, मैं कह रहा कोर्ट खाली पड़ा है, तुम वहां जाके डिबेट करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालो कि भाई मुझे रिजर्वेशन में डिबेट करनी है, ये रिजर्वेशन मुझे हटाना है, ये गलत है, ये इससे हमारा शोषण हो रहा है। तुम जाओ ना, क्यों नहीं जाते? हर साल पता नहीं कितने हजारों लोग तेरी जैसी बुद्धि के वहां पर जाते हैं और इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। पर पता है वो पढ़े लिखे आदमी है, उनको पता है कि भाई रिजर्वेशन एक जो समाज होता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो ये थी कुछ बातें जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता था और मैंने बताई भी, और ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप वैसे कुछ भी जज करो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जान के, या फिर कुछ भी ना करो, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी है, मुझे पता है कैसे जीना है, और ये मेरा माइंड सेट है, मुझे पता है मुझे किस हिसाब से चलना है इस जिंदगी में। ठीक है, आप इंटरफेयर मत करो मेरी लाइफ में। ठीक है, सबसे बोल रहा हूँ मैं, वैसे कोई भी हो ये। और एक लास्ट बात जस्ट अभी याद आई मुझे, आपने देखा होगा इस दौरान मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद रावण को मैंने बहुत सपोर्ट करा है। ठीक है, वो मैंने पता है क्यों करा है? भाई मैं हूँ सेल्फिश, ये मैंने अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से मैंने उनको सपोर्ट करा है, क्योंकि वो सिर्फ एक वो ही है दलित नेता जो आज दलितों को इतने बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक दलित होने के नाते ये मेरा हक बनता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि उनको सपोर्ट करूँ। ठीक है, क्योंकि उनको सपोर्ट आप नहीं करने आओगे, उनको सपोर्ट मैं ही करूंगा, उनको सपोर्ट दलित ही करेंगे। तो इसलिए मैंने उनको सपोर्ट करा और उनको मैं ऐसे ही सपोर्ट करता रहूंगा। अगर आपको नहीं जमता मत करो आप सपोर्ट। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो ये थी सारी बातें, और मुझे लगता है कि बहुतों के बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो से, और आगे से ऐसी वीडियोस आएंगी, लेकिन वो बायस्ड नहीं होंगी, वो दोनों तरफ से होंगी। कि भाई जैसे मान लो कि मैं रिजर्वेशन के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं अच्छी और बुरी चीजें दोनों बताऊंगा। तो ये होगा मेरा कंटेंट आज के बाद। तो इसी के साथ मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। और प्लीज किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले 2 बार सोचें। बाय।